नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम चुने खुद की खुशी ना कि खुदकुशी में सोशल मीडिया के माध्यम से हम आज जुड़ने जा रहे हैं और आज इस विषय पर जो कि बहुत ही ज्वलंत है, इस पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जनहित में वर्तमान में ज्वलंत मुद्दों पर निरंतर संवाद कर रहा है और इस संवाद के माध्यम से लोगों को बहुत सारे रास्ते, उपाय और समाधान भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज संवाद चिकित्सा पाठ्यक्रमों में जो दाखिले हैं उसके लिए आयोजित इस बार की नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट को लेकर उठे विवाद में छात्र छात्राओं के भविष्य के विषय में हम बात करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी में हुए विवादों के कारण लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। देश की सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा भारत सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद छात्रों का भविष्य किस दिशा में जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस वजह से छात्र छात्राओं में बढ़ रहे अवसाद को कैसे खत्म किया जाए जिससे कि वो कोई गलत कदम यानी कि खुदकुशी जैसा कदम ना उठाएं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और इस विषय पर अपनी बातचीत के माध्यम से बहुत सारे समाधान और अपने वक्तव्यों को साझा करने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इससे पूर्व कि हम डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा जी के साथ बातचीत शुरू करें इस विषय पर, मैं बता दूं कि डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा जी एक प्रखर वक्ता हैं, बहुत ही प्रखर लेखनी के धनी हैं, एमआईटी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आपको अपने मध्य पाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। संवाद चुने खुद की खुशी ना कि खुदकुशी, इसमें हम सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये करेंगे कि आज छात्रों का सामना की जाने वाली सबसे आम मानसिक जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो क्या है? देखिए, एक तो आपने जो विषय चुना है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्वलंत है, सामयिक है और जिन शब्दों में आपने इसको पिरोया है वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो आप देना चाह रहे हैं छात्रों को। जब बात करते हैं हम मानसिक स्वास्थ्य की तो ये समस्या हमेशा से रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इधर क्या हुआ है कि एक अकेलापन बढ़ा है। जब से संयुक्त परिवार समाप्त हुए, न्यूक्लियर फैमिलीज ने आना शुरू किया, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन माँ बाप दोनों काम करते हैं तो उतना समय अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से पल बढ़ रहे हैं। पहले टीवी था, फिर मोबाइल फोन आ गया, तो उनके पास जो ह्यूमन एलिमेंट है वो उनसे दूर हो गया है जी। घर में पहले 8, 10, 12, 15 सदस्य होते थे, अभी मुश्किल से 2 या 3 सदस्य हैं। वो भी आपस में बात नहीं करते हैं, बात करते भी हैं तो मोबाइल के माध्यम से करते हैं। तो जो ह्यूमन एलिमेंट था वो खत्म हो गया। अब है तो ये ह्यूमन बॉडी जी, इसको काम करना पड़ रहा है मशीन की तरह, तो वो सिस्टम बिगड़ेगा बिल्कुल। तो एक तो जो अकेलापन है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। जो डिप्रेशन जैसी चीज शुरू में होती थी तो वो क्या होता था कि सेल्फ क्योरेबल होती थी जी। हमारी बॉडी में चाहे वो फिजिकल डिजीज हो या मेंटल डिजीज हो, इतनी काबिलियत ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें प्रदान की है कि छोटी मोटी बीमारियों से हम स्वयं लड़ लें। तो निराशाएं तब भी होती होंगी, फेलियर तब भी होते होंगे, लेकिन तब आदमी उसमें लड़ लेता था। उसका इम्यून सिस्टम, मेंटल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। अभी मेंटल इम्यून सिस्टम बन ही नहीं पाता है जी। वो शुरू से ही इतना डिपेंडेंट है, उसके मस्तिष्क को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है जी। जो किताबें उसको बढ़ाती थी, जो भ्रमण उसको बढ़ाते थे, जो लोगों से मिलना जुलना इम्यून सिस्टम को बढ़ाता था, वो खत्म हो गया। तो बहुत वीक माइंड है, वल्नरेबल माइंड्स हैं जी। इस वजह से बीमारियां जल्दी घर कर जाती हैं जी। डॉक्टर साहब, हम ये जानेंगे कि स्कूल प्रबंधन जो है वो किस तरह से ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर छात्रों की समस्या का समाधान करने में सहयोग कर सकता है? देखिए, स्कूल बहुत भरसक कोशिश करते हैं, मुझे मालूम है। मैं स्कूल से बहुत स्कूलों में जाना होता है मेरा, मैं वर्कशॉप्स करता हूँ बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। तो स्कूल अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है।
एक मैंडेट है सीबीएसई का और आईसीएसई का भी शायद कि आपको स्कूल में काउंसलर भी रखना होता है जी। काउंसलर वो रख देते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि ये जो काउंसलर होती है या होता है ये एक तो टेम्पररी होता है, बहुत जल्दी ये यंग बच्चों को रख लेते हैं और उनको जहां बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऐसी चीज है जिसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बच्चा मुझसे तब खुलेगा जब उसको पूरा यकीन हो जाएगा कि वो बातें जो मुझसे करने जा रहा है उसको जज नहीं किया जाएगा, वो बातें उस तक सीमित रहेंगी। अब क्या है कि वो काउंसलर आज यहाँ है, कल वो दूसरे स्कूल में चली जाएगी या चला जाएगा, तो 6 महीने 8 महीने जब तक उसकी ट्रस्ट बन पाती है तब तक तो वो काउंसलर उसको छोड़ देता है जी। दूसरा क्या है कि एक लेवल ऑफ कमिटमेंट इट कम्स विद एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ ही आता है जी। अब जो पहली जॉब दूसरी जॉब में बच्चे वो बहुत कमिटेड होके नहीं कर सकते, उनका अनुभव भी नहीं है, उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते आप जी। और जो अच्छे काउंसलर हैं अगर उसमें आप कॉमर्शियल एंगल ले आए तो महंगे पड़ते हैं। तो स्कूल तो चाहता है कि पैसे बचे जहां तक हो सके, तो वो बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, जबकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना पैसा आप अच्छे फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के टीचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए काउंसलर पर जी, कि बहुत आवश्यक चीज है। दूसरा ये भी है कि देखिए ये तो स्कूल की जिम्मेदारी हुई, मुख्य जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। दिक्कत वहां पे है जी। स्कूल को आप समझते हैं कि हमने फीस दे दी तो अब सारी जिम्मेदारी इनकी होगी, खत्म जी। ऐसा नहीं है। आपने बच्चे को आपने फीस दी और पढ़ने के लिए दी, सब ठीक है, लेकिन बच्चे आपके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, बिता सकते हैं जी। बिता तो नहीं रहे, आप भी जानती हैं, बिता सकते हैं। तो उस समय अगर आपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया है तो आप चाहते हैं कि स्कूल में जाके एक अनजान व्यक्ति उसकी काउंसलिंग करने का बड़ा मुश्किल काम है। तो मुख्य जो इसमें कारण है चीजों को बिगड़ने का, मैं समझता हूँ पेरेंटिंग का है जी। और जो एक इसका सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं या सकारात्मक चीज है कि अब स्कूल वाले पेरेंट्स को भी शामिल कर रहे हैं अपनी कमेटी में। एनईपी की भी ये राय है कि जी। पेरेंट्स को भी शामिल किया जाए। तो जब पेरेंट्स शामिल होते हैं स्टेक होल्डर बनते हैं। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है, बच्चा, पेरेंट्स और टीचर्स। जब तक इनका सामंजस्य नहीं होगा बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। आप उसको लाख पढ़ा दें, उसको टॉपर बना दें, आप देखते हो ना 99% 100% बच्चे ला रहे हैं, आप उनको एकेडमिक्स पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो उसका साइकोलॉजिकल पार्ट है वो हैंडल नहीं हो पा रहा है ठीक जी। सर, जो हमारा अगला सवाल था वो आपने अभी इसमें दे दिया कि जो स्कूल का जो प्रबंधन है या जो आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने के लिए हम करना चाहते हैं उसमें देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन जी। जो आप बताया जो ट्रायंगल वाला। इसमें देखिए एक चीज और है कि जो शिक्षा नीति है उसने एक अच्छी चीज की है जो एनईपी आएगा कि थोड़ा सा बाउंड्रीज को बढ़ाया है। अब क्या है कि किसी कारणवश बच्चा एक विषय चुन लेता है या एक्सट्रीम चुन लेता है जी, और वो कारण जरूरी नहीं कि उसकी चॉइस का हो जी। पीयर ग्रुप हो सकता है, पेरेंट्स का दबाव हो सकता है, ग्लैमर उसमें उसको दिख सकता है, तो किन कारणों से वो उस स्ट्रीम को चुन लेता है जी। अब चुनने के बाद उसको 6 महीने बाद समझ में आता है या 3 महीने बाद समझ में आता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। अब उसको लगता है कि मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर जैसे तैसे वो पास होता है, कम नंबर लाता है, फिर वहां से डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है। अगर हम उसको ये ऑप्शन दें कि ये जो तुमने निर्णय लिया है ये बदला भी जा सकता है, तो बस आगे भी ऑप्शंस होंगे, अगर तुम चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो जी। जो एनईपी का वन ऑफ द प्रपोजल्स है जी। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम है जो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। दूसरा एनईपी इस पे भी जोर दे रही है कि हम, और जो ये पहले भी एक बार जब सीसी आया था तब भी ये चीज उठी थी कि हम ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि और तरह के उसका जो सर्वांगीण विकास है बच्चे का बहुत ही सतही तौर पर देखा जाता है। आपने एक मैदान बना दिया, आपने एक म्यूजिक टीचर रख दिया, और म्यूजिक टीचर भी माशाल्लाह होते हैं, आप उनका गाना सुन ले तो लगेगा कि ना ही सुना है सिखाए तो अच्छा, या बाकी चीजें। तो ये अगर आपने प्रॉपरली किया, उनकी बाकी स्किल्स पे काम किया, जहाँ पे उसका मस्तिष्क एज अ थिंकर यूज हो रहा है। अभी क्या है उसका, इट्स ओनली वन वे इंफॉर्मेशन, हम तुमको ये पढ़ा रहे हैं, तुमको ये सीख लेना है। अगर वो अपनी स्किल्स को लाएगा
जब उसका दिमाग काम करना शुरू करेगा, उसका पर्सपेक्टिव बदलेगा, तब चीजें सुधरेंगी। जी। सर, जो हमने अभी बात शुरू करी, इसमें मुख्यतः ये विषय ही तब उपजा जब नीट का परीक्षा फल आया। तो जो ये नीट की परीक्षा को लेकर जो विवाद हुआ है, इस विषय में आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके दो पहलू हैं। मैं 100% स्वीकार करता हूं कि बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है जी। और इसका दोषी कोई भी हो, जो भी है, इसके भुक्तभोगी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं। बड़ी मेहनत से बच्चे तैयारी करते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें अलका जी, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। जरूर सर, बिल्कुल। और वो कहानी सच के काफी करीब है। क्योंकि मैं कहानीकार हूं, तो उसमें थोड़े से परिवर्तन इसलिए कर देता हूं कि थोड़ी रुचिकर बन जाए। वो एक्सेप्टेबल है। जी। एक छात्रा थी जिसको मैंने भी काउंसिल किया था। वो बहुत ब्रिलियंट थी और उसके दोनों पेरेंट्स आईआईटी में थे, तो पूरी उम्मीद थी कि वो भी आईआईटी करेगी। उसने कुछ और सोचा ही नहीं था आईआईटी जेईई के अलावा, और अपने स्कूल की टॉपर थी वो। उसने एग्जाम दिया और उसी साल उसका सीबीएसई बोर्ड भी था और आईआईटी का एग्जाम था। उस साल कुछ ऐसा हुआ कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर लीक हो गया, तो दोबारा परीक्षा का नोटिफिकेशन आया। बच्चे को बुरा लगता है, भाई एक बार अच्छा तैयारी हो जाती है, तैयारी करके आया है, और वो तारतम्य बिगड़ जाता है, तो उसका मन था टॉप करेगी। खैर, जो हुआ सामने उसने स्वीकार किया। आईआईटी का रिजल्ट पहले आ गया। उसको, जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसकी रैंक 30-35 की रेंज में थी, यानी बहुत अच्छा किया था। बहुत अच्छा किया था जी। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई। जब रिजल्ट आया तो बहुत शॉकिंग था, वो फेल हो गई थी। उसको मैथ्स में, जिसमें कि इवन प्री बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, उसके मात्र 17-18 नंबर थे। अब किस्मत का दोष है और कुछ नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से 100 का 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 18 पे नहीं पहुंचेगा। उसकी कॉपी कहीं बदल गई। ये तब की बात है जब मैनुअल हुआ करता था। जी। उसकी कॉपी कहीं बदल गई, एग्जामिनर ने उस वक्त चेक करते वक्त ध्यान नहीं दिया, कोई भी कारण हो सकता है। उसने मार्क्स दिए होंगे, कॉपी फट गई, कुछ भी हो सकता है। लाखों कॉपीज होती हैं। जी। अब इस बच्ची के दिमाग में जाहिर सी बात है अवसाद आएगा, और उस वक्त मैंने उसको काउंसिल भी किया। एक साल बाद, जब एक साल उसका बर्बाद हुआ, पूरा एक साल बर्बाद। इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी रह गया। इंजीनियरिंग में अगले साल वो इंजीनियरिंग के लिए तैयार नहीं हुई, जबकि मुझे मालूम था कि उसने कुछ और सोचा ही नहीं। बट वो तैयार हुई नहीं इंजीनियरिंग के लिए। और एक स्टेज ये आ गई कि मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गया। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कूल रहूं, काम रहूं बच्चों के साथ, लेकिन मैं भी थोड़ा इरिटेट हुआ कि जिद पे आ गई कि नहीं दूंगी। और मुझे मालूम था कि उसके भविष्य के लिए अच्छा है जी। नहीं तैयार हुई, तो मैंने फिर उससे कह दिया कि ठीक है, आज के बाद से आप मुझे मत बुलाइएगा काउंसलिंग के लिए। उनके पिताजी से बोले, अब ये बात ही नहीं सुन रही है। इस घटना को 7-8-10 साल हो गए। उसके बाद वो मुझे मिली, तो तब तक ऑब्वियसली गुस्सा खत्म हो जाता है। तो मुझे बड़ा चाव था ये जानने का कि इस बच्ची ने क्या किया। तो उसने बताया, सर मेरी डिजाइनिंग बहुत अच्छी थी। वो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी जी। तो उसने अपनी डिजाइनिंग वाला पाथ फॉलो करके NIFT से ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद एक डच कंपनी को उसके डिजाइन्स पसंद आई। उन्होंने उसको ऑफर दिया कि इंडियन ड्रेसेस को तुम एक्सपोर्ट करो। तो यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में वो इंडियन ड्रेसेस को एक्सपोर्ट करने लगे। और तब उसने मुझे बताया कि सर मेरी कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी, और उसका टर्नओवर 60-70 करोड़ रुपए है। वाह। और उसने फिर एक बात कही अलका जी कि सर आपको एक बात और बतानी थी कि मैं आईआईटी के 2-3 इंजीनियर हर साल नौकरी पे भी रख लेती हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो एक साल उसका बर्बाद हुआ था, लेकिन नहीं हुआ था। ठीक है। तो एक तो पहला जो ये बच्चे हैं उनको मेरा ये संदेश है कि पूरी लड़ाई लड़ो अपनी। आपको मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है, आपको सरकार भी आपका साथ देगी, आप पूरी लड़ाई लड़िए। लेकिन यदि किसी कारणवश चीजें रह जाती हैं, तो समझिए कि ईश्वर ने या नियति ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। You don't get what you desire, you get what you deserve. And in many cases, what you deserve is much better than what you desire.
तो आप उसका इंतजार करो, हो सकता है नियति आपको उस राह पे ले जाना चाहती हो जिसके लिए आप बने हो। आपदा में भी हो सकता है अवसर कहीं ना कहीं अवसर छुपा होगा, हो। 100% होगा। जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप अगर आज इस स्टेज में, ये सब बच्चे 17-18 साल के हैं, 19 साल के हैं, जी। ये एक अच्छा अनुभव है। अभी जिंदगी में ऐसी चीजें बहुत होनी है। जी। जो लोग आज शीर्ष पे बैठे हैं, जिनको देख के लगता है कि काश हम इनकी जगह होते, उनसे पूछिए वो वहां तक कैसे पहुंचे हैं, कितनी बार लड़खड़ाए हैं, कितनी बार ठोकर खाए हैं, और ये लड़ाई जीवन पर्यंत चलनी है। और जब तक आप लड़ते रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, तो इससे हारना कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। और डिप्रेशन में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लाखों, एक अकेले आपके साथ नहीं हुआ है, लाखों बच्चे इस फेर में आए हैं। एक गलती किसी की भी हो सकती है, एक ह्यूमन एरर है, कहीं हो गई। देखिए, जब 9/11 हुआ तो कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, बिल्कुल। किसकी गलती थी? एक फेट था, एक डेस्टिनी थी। जी। हो गया। तो आप सोचिए इससे क्या क्या बुरा हो सकता था जीवन में। जी। आपका इस स्टेज पर हुआ है जब आप एक अगले साल फिर परीक्षा दे सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी जो चुनाव हारता है, उसका अगला मौका 5 साल बाद आता है। 5 साल बाद आता है। तो सोचिए कि पूरी मेहनत करने के बाद जब चुनाव हार जाते होंगे, तो अब आप 5 साल तक आप नहीं कर सकते। आपका तो अगले साल फिर मौका आ जाएगा, और फिर आपके पास अभी इसके अलावा 50 ऑप्शंस और हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड मे बी यूल डू बेटर देन दिस। तो मेरा संदेश उनको यही है कि इसको सकारात्मक लें, लड़ाई जरूर लड़ें, इसमें छुप के बैठने की जरूरत नहीं है। आपके साथ यदि अन्याय हुआ है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए और लड़िए। यहां पर एक दोष और है कि जितना बड़ी प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी मीडिया इसको बना देता है। जी। अगर आप बच्चे ये मीडिया में जब देखने बैठ जाएंगे, जिस तरह से ये रोना दिखाते हैं, जो बच्चा डिप्रेशन में नहीं जा रहा होगा वो भी चला जाएगा। जी। तो इन सब चीजों से बचें। मीडिया का सपोर्ट लें, आपकी बात वो रखने में आगे है, उसकी पॉजिटिव साइड है। लेकिन मीडिया की एक साइड ये भी है कि अपने सेंसेशनलिज्म के लिए वो बहुत ज्यादा ग्रेव बना देते हैं कुछ इश्यूज। जी, सर की बात एक बहुत ही सही और सटीक है कि जब जीने के लिए लड़ाई करना बहुत जरूरी है, लड़ाइयाँ बहुत आवश्यक है। आपकी इस बात पे मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। बहुत अच्छी बात लिखी है। हम बात कर रहे हैं खुदकुशी पर और खुद की खुशी पर, तो किस तरह की प्रवृत्तियां हैं जो छात्रों को आत्महत्या की ओर प्रेरित करती हैं? देखिए, अभी मैं एक राइटर हूँ, आपने बताया भी। जी। अभी मैंने परसों एक नज्म लिखी, कभी मौका हो तो मैं शेयर भी करूँगा। जरूर, बिल्कुल। उस नज्म का जो उसका ओरिजिन था, जो थॉट था, वो ये था अलका जी कि खुदकुशी का रास्ता खुला कैसे होगा। कोई रहा होगा जिसने पहली खुदकुशी कर दी होगी, सैकड़ों साल पहले कोई रहा होगा जिसने पहली खुदकुशी कर दी होगी, वरना ये ऑप्शन था नहीं ना। जी, बिल्कुल नहीं। उसने ये ऑप्शन खोल दिया। तो अब क्या है कि ये जो खुदकुशी का थॉट है, ये सबसे बड़ा रीजन है खुदकुशी करने का। यानी अखबारों में जब खुदकुशी की खबर आती है, ये चेन है। जी। एक अखबार लखनऊ में, जाहिर सी बात है, एक खुदकुशी अगर होगी तो उसको सारे अखबार कवर करेंगे, बिल्कुल सारे अखबार कवर करेंगे, सारा मीडिया कवर करेगा। यानी आप लखनऊ के 30-40 लाख लोगों तक पहुंच गए। उन 30-40 लाख लोग में एक बच्चा जो ऐसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो बच्चा था, होंगे बहुत सारे, पर एक बच्चा हो सकता है उसको एक रास्ता दिख जाए, बिल्कुल वो खुदकुशी करेगा, फिर उसकी खबर आएगी। फिर एक कोटा में क्या हो रहा है, आप कोटा पर भी बात जरूर करती हैं, बिल्कुल करूंगी। जी कि कोटा में क्या हो रहा है कि एक कर लेता है तो उसको लगता है ये भी एक रास्ता है। तो हमने जाने अनजाने में, वही मीडिया वाली बात है, हमने जाने अनजाने में ग्लैमराइज कर दिया खुदकुशी को। मैं आजकल देख रहा हूं कि आप कभी खुदकुशी पर शायरी करके गूगल करिए, जी, बड़े सारे यंगस्टर्स खुदकुशी पे लिखते हैं, उनको मजा। जी, बिल्कुल।
ठीक है, एक पाकिस्तान के शायर हुए हैं सरवत, उन्होंने खुदकुशी की थी, रेल की पटरी पे जान दी थी अपनी। उनको रेफरेंस बना के बहुत सारे शेर कहे गए। तो आप ग्लैमराइज कर रहे हैं। क्या है कि दुख और अवसाद ये एक ऐसे फीड्स हैं, एक ऐसा आपके क्रिएटिविटी का खाना है जो आपको, और ये कहते हैं ना, आप खुद को निचोड़ कर, जी, खुद को छील कर कविता निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे शायर ऐसा कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ठीक है, कभी कभार आपका मन हो सकता है कि आप थोड़ी सी नेगेटिव चीज लिख लें, पर अगर हमेशा आप लिखने लगेंगे तो आपके पर वो चीज इम्पैक्ट करने लगेगी। जी। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक शायर को जानता था जिनको मैं बहुत मानता हूं और उनकी शायरी को मैं कमाल समझता हूं। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि अब वो है नहीं, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। उनकी शायरी में अवसाद था, डिप्रेशन था, जबरदस्त डिप्रेशन था, और लोगों को सुनने में मजा आता था। ठीक है ना। वो बहुत अर्ली चले गए, और उनके जीवन की अगर आप घटनाएं देखेंगे तो वो घटनाएं, वो जो पहले लिख चुके थे, वो सच होने लगी। अच्छा। तो ये भी एक मैं एडवाइस करूंगा कि नेगेटिव थॉट लाओगे तो नेगेटिव होगा भी, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। तो ये नेगेटिविटी में नहीं आना चाहिए। तो ये जो सुसाइड के रीजंस को जड़ से काटिए। जी। तो आप पहला तो आप देखते हैं कि किसी ने आपको प्रॉम्प्ट कर दिया तो उसने कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत। जी। अब उसकी सुसाइड को ग्लैमराइज कर लिया, ग्लैमराइज इतना किया बड़ा गया। स्टार कर जी सकता है तो जी हम भी जी, कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। और उसके बाद जो सुसाइड के बाद रिएक्शन होते हैं फैमिली के, मीडिया के, तो लोगों को लगता है ये हमें भी मिलेगा। अभी जीते जी तो हमें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको ये नहीं मालूम कि वो देखने के लिए हम लेकिन नहीं होंगे। रहेंगे नहीं आप। और जो लोग रहेंगे वो उसको बहुत खुशी से नहीं देखेंगे, नहीं वो आपके देखेंगे। प्यारे लोग, आपके प्रियवर हैं, वो जिनको आप छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। तो पहला तो ये इसको ग्लैमराइज करना बंद करना कर चाहिए, दें। इसके बारे में बातचीत हो तो सकारात्मक हो। जी। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये एकदम मनोवैज्ञानिक पहलू है कि एकदम से नहीं होता है, एकदम से कुछ नहीं होता है जी। ये कुक होता है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये थॉट आ रहा होता हाँ, है। ये सवाल हमें पूछना था आपसे कि ये आत्महत्या का सवाल अचानक आता है या कई महीनों के कई दिनों के मनन के चिंतन के बाद आता है? दोनों संभावनाएं। अच्छा। दोनों संभावनाएं। जी। कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हो जाता है, जी। लेकिन जो ऑन द स्पॉट भी होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज भरी हुई होती है। डिप्रेशन भरा हुआ होता है। जी। आउटलेट नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे। जी। आप विश्वास मानिए कि मैं काउंसलिंग करता हूं एंड आई चार्ज माय फीस फॉर दैट। लोग आते हैं, मेरी फीस देते हैं, और मैंने एक चीज नोटिस की है कि 1-1.5 घंटे के सेशन में वो सिर्फ बोलते हैं। ओके। जी। और मैं भी रियलाइज कर लेता हूं कि ये सुनना नहीं चाहते, और सुनना चाहते भी तो वही सुनना चाहते हैं जो ये सोच के आए हैं। जी जी। वरना वो कल से मेरे पास नहीं आएंगे। तो पहले 3-4 सेशंस मैं केवल सुनता हूं। सो दे आर पेइंग मी माय फीस कि भाई मेरी बात सुनो। जी। अच्छा, इसमें उनकी भी एक मजबूरी ये है कि घर वालों से वो उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो इश्यूज हैं, वो घर वालों से डिस्कस किए नहीं जा सकते। नहीं कर पाते। जी। दोस्त उनको जज करते हैं, सोसाइटी उनको जज करती है, तो कोई है नहीं जिससे वो बात कह सकें। बहुत सारे एप्स बन गए हैं फोन पे जो पेड हैं, लोग जा के वहां पे अपना रोना रोते हैं। बिल्कुल। एक आपने सुना होगा चर्च में होता है कन्फेशन बॉक्स। कन्फेशन। जी जी। तो इस तरह के कन्फेशन बॉक्स की जरूरत है, जहां पे आदमी आके अपने गिल्ट को, अपनी तकलीफों को व्यक्त कर सके। पहले हम लोग के जमाने में कहा जाता था, हम लोग जब छोटे थे, कि कुएं होते थे, लोग कुओं में जाके अपनी बात कह आते थे। जी। अपनी इको कराते थे। तो देयर हैज टू बी समबडी हु कैन शेयर। यस। तो एक तो वो है, तो ये अगर हम सुने उनको, हम उनको समझे, हम उनके बिहेवियर को नोटिस करें। आप जब इस प्रश्न को लाइएगा तो हम उसको और विस्तार से बता दें। जी जी जी। सर, कोटा की बात आपने करी कि कोटा में जिस तरह से आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है वो वाकई विचारणीय है। लेकिन जो जो मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा भेज रहे हैं, उन अभिभावकों के लिए क्या है कि वो क्या बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं जाहिर सी बच्चों बात है। 99% देखिए, आप एक स्टैटिस्टिक्स देखिए, आप कोटा की स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए उठा के कि कितने बच्चे वहां जाते हैं, कितने उत्तीर्ण होते हैं। रेशियो लगभग वही आ जाएगा कि वो बच्चा लखनऊ में पढ़ रहा होता तो भी हो जाता। जी। आईआईटी या जो नीट है,
जिनकी भी तैयारियां यहाँ पे होती हैं, जो कोचिंग्स में होती हैं, और जी खासतौर जी। से कोटा की आप बात कर रही हैं, तो वहाँ का एक ग्लैमर है। एक तो पेरेंट्स के ऊपर एक जो अपनी मुसीबत किसी और के सर पे डालने वाली बात हो जाती है कि चलो वहां भेज देंगे तो वहां पढ़ लिख लेगा, यहाँ तो हम उसको डांट डांट के थक गए और नहीं पढ़ने हाँ बैठता है, जी। वहां चला जाएगा। बच्चों के मन में क्या है कि अ, जो एक एज होती थी, पहले बच्चे सोचते थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाएंगे घर से, बिल्कुल सही बात है। फिर वो आया कि ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे, जी, अब इंटरमीडिएट के बाद आप बाहर इंटर जाना के है। बाद जाएंगे, और कोटा तो 10th के बाद बुला लेता है। जी, तो अच्छा ना, उसकी आजादी जल्दी एज अर्ली एज शुरू हो जाए। अब तो बिल्कुल। बच्चे मतलब एडल्टहुड की एज भी आप देखनी ही कम होती जा रही जी, है। बिल्कुल सही जो कह रहे बातें आज 14 साल का बच्चा सोच रहा है, शायद हम लोग सब 18 19 20 साल में सोचते थे। हैं। जी, तो जो उसकी मेंटालिटी होगी 12 13 साल से, वो जैसी प्यूबर्टी आती है, और प्यूबर्टी एज भी अर्ली हो रही है, अर्ली हो रही है। सर वो ठीक है मुझे ना? लगता है थॉट प्रोसेस है हाँ, बच्चों तो का। वो जी, जो जो डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन की, हाँ, वो यस। आपको नीचे लेती जा रही है। तो अब 11वीं 12वीं से वो बाहर का जीवन देता है। अब क्या होता है, हमारे जीवन में एक चाव बने रहना चाहिए। जी, इस उम्र पे हम ये करेंगे, इस उम्र पे हम ये करेंगे, इस उम्र पे हम ये करेंगे। आपने सब चीजें अर्ली अचीव कर ली। हमारा ड्रीम था कि हम 40 साल की उम्र तक गाड़ी लेना चाहेंगे, और थोड़ा लेटर रियलाइज हुआ, 40 साल के आसपास रियलाइज हुआ, अभी वो बच्चा 21 22 साल में गाड़ी लेता। तो तुमने सब जो तुम्हें हासिल करना था, वो तुम किए ले रहे हो। तुम 28 29 साल में करके बैठ गए। हाँ, अब क्या करोगे तुम? अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं एयरपोर्ट पे था और सुबह 7 बजे की मेरी फ्लाइट थी, 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, ठंड के दिन थे। पीछे से एक बड़ी सुरीली आवाज में किसी ने गाना गाना शुरू किया, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। तो लोगों ने पलट के देखा, 2 4 लोगों ने, बाकी के तो कान में ईयरबड लगे थे। हाँ, ईयरबड्स तो रहते हैं। जिनको सुनाई पड़ा उन्होंने पलट के देखा, तो अभिजीत थे, वाह। जो ओरिजिनल सिंगर है इस जी गाने जी। के। अब मेरे मस्तिष्क में ये प्रश्न आया कि इस वक्त सुबह के समय एयरपोर्ट पे इनको गाना गाने की क्या क्या जरूरत जरूरत है। है? देन आई रियलाइज कि इनको कोई पहचान नहीं रहा है, ये अटेंशन खींच रहे हैं। एक बार आपका स्टारडम आ गया और वो मेंटेन नहीं हुआ, तो बड़ा डिप्रेशन होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, जी, तो आपने सब कुछ अचीव कर लेना है अगर 25 30 साल की, और आपको जीवन, अब जाहिर सी बात है, अब तो एज एवरेज बढ़ गई है, जी, मोर्टेलिटी, तो आप ईश्वर करे आप 100 साल तक जिए, हाँ, लेकिन आपने 30 पे सब अचीव कर लिया, तो 70 साल आप क्या बिल्कुल। करने वाले हैं? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल डॉक्टर साहब हम आपसे करेंगे कि अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चे आत्महत्या की धमकी देते हैं हाँ, या उसका असफल प्रयास करके अपने अभिभावकों को डराते हैं। तो इसके पीछे जो ये ब्लैकमेलिंग की परिस्थिति है, ये क्यों है और इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, एक तो वही चीज है कि अखबार में उसने पढ़ लिया, हुँ, अच्छा उसने नहीं भी पढ़ा तो डिस्कस हो गया। हाँ, पेरेंट्स का हाँ रिएक्शन उसने हाँ, देखा। अब जी, क्या वो जी। ब्रेकफास्ट करने बैठे और हुँ। पेपर पढ़ते वक्त यार देखो कैसा था, क्या कर लिया, माँ बाप को डांटना नहीं चाहिए था। हाँ, मुझे याद है, अभी कुछ साल पहले की बात है, एक सीनियर ऑफिसर थी बैंक में, उनकी बेटी लखनऊ के एक टॉप स्कूल में पढ़ती थी, किसी फ्लैट में रहती थी, रात में उन्होंने मोबाइल के लिए मना किया हुँ। और उसने सुसाइड कर लिया, ओह माय गॉड! फ्लोर से कूद गई। अब ये घटना हमने डिस्कस की, ठीक है, अब मन में ये डर तो आया कि मोबाइल के लिए मना नहीं करना चाहिए, हुँ, ठीक है, तो मान लीजिए हमने मना किया, तो बच्चे के मन में ये आ गया कि मना करोगे तो हम वो भी कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें की जा सकती हैं जिसमें कि लगे कि करने वाला है। आपने कुछ नहीं किया, आपने पंखे से रस्सा बाँध दिया। रस्सा बांध दिया, जी, आपने कुछ दवाइयों के मंगा के हुँ, उनको छिलका करके, इतना बहुत है बहुत है। स्कैर करने के। तो उसको ये मालूम है कि इससे दबेंगे। अब ये थोड़ी समस्या है, जी, क्योंकि अगर ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका रिस्क बहुत हाई है, योर बिल्कुल। स्टेक्स आर वेरी हाई, यस। मतलब इसीलिए क्या होता है कि ज्यादातर चीजें तो पेरेंट्स जी, मानते जाते हैं। मैं आपको इसमें एक ऐसा दर्दनाक कहानी है, लेकिन चूंकि हम लोग सत्य की बात कर रहे हैं तो किसी चीज से बचना नहीं चाहिए। एक, अगेन माय स्टूडेंट्स, 2 of them, दे गॉट मैरिड,
और जो लड़का था वो थोड़ा इमोशनल था, तो उसने, यहाँ तो बच्चे पेरेंट्स को करते हैं, ये अपनी पत्नी को डराता था कि मैं सुसाइड कर लूंगा। अच्छा। और कई बार धमकी दे चुका, तो एक टाइम के बाद उस लड़की ने कहा कि कर लो, ठीक है। तो उसको मालूम था करेगा नहीं, कायर था वो लड़का, सिर्फ धमकी देता था, कहता कर लो। तो उसको लगा अब ये हर बार तो पीछे आती थी, इस बार वो चुप होकर बैठ गई, बच्चों को खिलाने लग गई। तो ये अपने रूम में गया, रूम उसने लॉक किया और लॉक बड़ी जोर से किया और खिड़की खोल दी। प्रूव दैट ही डजंट वांट टू डू इट, सिर्फ वो अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा। फिर उसने पूरा पंखे पे डोरी वोरी बांधी। इस लड़की को मालूम था ये 50 बार ऐसी धमकी दे चुका है, करता नहीं है। हर बार हम जाते हैं, मनाते हैं, सॉरी बोलते हैं तो वो मान जाता है, इसको चाहिए, इसकी आदत पड़ गई है। फिर उसने पन्ना लगा के खड़ा हुआ और उसने नीचे एक सूटकेस रखा, उसके ऊपर ये खड़ा हुआ और लड़का के उसने आवाज लगाई कि आके देखो मैं करने वाला हूं। तो वो आई, बंद करो अपनी नौटंकी। दुर्भाग्य से सूटकेस का व्हील खिसक गया। ओ, दरवाजा बंद था, जो नहीं हो रहा था वो हो गया। ओ माय गॉड। तो एक तो ये जो धमकी है ये कभी भी सीरियस हो सकती है, इस बात के लिए मैं आगाह कर रहा हूँ जी, ठीक है। बिल्कुल। ये संभावना हो सकती है, नहीं तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है कि हम मरना नहीं चाहते लेकिन हम 4 गोली खा लेते हैं, लेकिन उसका कुछ रिएक्शन हो गया और कुछ हो ही गया। तो आपको बच्चे को जब इस तरह की बात करे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये कि ये भी नौबत एकदम से नहीं आती है, इसके पीछे कोई ना कोई मेंटालिटी चल रही होती है। अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने बच्चों का वैल्यू सिस्टम कैसा रखा है, हमने बच्चों को वैल्यू सिस्टम क्या दिया है। वैल्यू सिस्टम जो आज का है, हम जब इस तरह की बात करते हैं तो हम यंगस्टर समझते हैं कि अब तो आप अंकल हो गए, अब आप क्रॉस दैट एज, तो आपका, लेकिन मैं 24 घंटे इन बच्चों के साथ रहता हूँ, मैं इनकी थिंकिंग को समझता हूँ। इनको हमने वैल्यू सिस्टम नहीं दिया जी, इनकी स्ट्रेंथ हमने बनाई नहीं। जो पहले गुरुकुल का सिस्टम होता था अलका जी, उसमें क्या होता था कि चाहे वो राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, वो एक टफ लाइफ से गुजरता था। बिल्कुल। उसको घुड़सवारी कराई जाती, उसको अपना काम खुद करना पड़ता था, उसको खेत में काम करना पड़ता था, सारा रफ टफ। और फिर वो जब 12वीं के बाद व्यवसाय में जाता था तो वो स्ट्रांग होता था कि वो सब कुछ झेल ले। अब इसका ठीक उल्टा है, 12वीं तक तो हम उसको हर कंफर्ट दे रहे हैं, वो बिस्तर पे उसको नाश्ता चाहिए तो हम दे देंगे, और उसकी डिमांड मुंह से पूरी निकलने से पहले पूरी हो जा रही है। जाहिर सी बात है, पहले 4 थे 5 बच्चे थे, नहीं कर सकते थे, अब एक बच्चा हम कर सकते हैं, और उसी लिए तो कमा रहे हैं, दोनों पेरेंट्स कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? उसकी भी डिमांड ना पूरी हो, तो उसकी डिमांड तो पूरी होगी, उसको फॉरेन हॉलिडे जाना है, उसको महंगी घड़ी चाहिए, महंगा फोन चाहिए। तो और उसके बाद 12 के बाद जब वो नौकरी पे जाता है, वो जो वास्तविकताओं से टकराता है, तैयारी नहीं। जी जी। तो हमने ठीक उल्टा कर दिया, हमने अब इतनी इजी लाइफ कर दी। पहले क्या होता था कि वो इतना टफ हो जाता था कि उसको बाकी जिंदगी बाएं हाथ का खेल लगती थी, He was so experienced and tough. Yes. तो अभी ये चीज जो धमकी वाली है, इसको बहुत केयरफुली वॉच करने की जरूरत है जी। जो यंग पेरेंट्स हैं उनको एडवाइस ये है कि प्लीज अपने बच्चों में स्ट्रॉन्ग करिए वैल्यू सिस्टम। जी जी। जो हमारे वेदों में कहा गया है, जो कहानियां हैं, जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, उनको सुनाइए। उनको शुरू से ही इतना पैम्परिंग मत करिए कि वो अपनी डिमांड्स को एक दूसरे लेवल पे ले जाएं। बस जो तीसरी चीज है वो है कम्युनिकेशन। जी सर, एक मुद्दा ये भी है कि चलिए, जैसे बच्चे की आपने बताया कि आसपास की चीजों को देखता है कभी धमकाने के लिए, एक शब्द है अतिरिक्त अपेक्षाएं ना, हम जो नहीं बन पाए बच्चा बन जाए, या हमारी फैमिली में सब डॉक्टर है तो बच्चा डॉक्टर ही बने। ये तो इस अतिरिक्त अपेक्षा, ये जो नीट है, ये जो कोटा है, सबके पीछे ये तो कारण है ही, बहुत वैलिड कारण है आपका कि अतिरिक्त अपेक्षा आप क्यों करते हैं बच्चे से। जी जी। आप नहीं कर पाए हैं तो आपका बच्चा, देखिए बच्चे को पहली बात तो ये कि बच्चे को वो करने दीजिए
जो वो करना चाहता है। जी। और अगर आप खुद चाहते भी हैं तो उसके बारे में उसको कन्विंस करिए, थोपिए मत उसके ऊपर। उसके मन, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, ठीक है, पेरेंट्स का भी थोड़ा हक बनता है कि वो अपने अपनी बच्चों इच्छा से जाहिर करें। जी। तो उसको डॉक्टर के फायदे बताइए, उसको कन्विंस करिए कि डॉक्टर बन के तुम राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। आपका मकसद तो दूसरा है डॉक्टर बनाने का, आपका मकसद तो है कि वो पैसे कमाए। आप भाई मैं डॉक्टर हूँ तो लोग, समाज ये कहेगा कि देखो बाप डॉक्टर था, बेटा कुछ कर नहीं पाया। हम शायद इससे भी बचना चाहते हैं। जी। तो आप उसके बच्चे के, अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो कन्विंस करिए, बाय चॉइस वो करे, अगर उसकी चॉइस बनाइए, ये आपका फर्ज है कि आप उसकी चॉइस, जो आपकी चॉइस है उसकी चॉइस बनाइए। तब भी नहीं बनती है तब मत थोपिए, पर आप ये प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं मैंने कह दिया तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बनना है, मैंने कर दिया तुम्हें ये करना है तो करना है, तब काम नहीं चलेगा। तब दबाव में आकर वो आत्महत्या उनके पास ओनली ऑप्शन रहता है। पहले जमाने में इसलिए चल जाता था कि बच्चे के पास एक्सपोजर तो था नहीं, जी, घर पे बैठता था, गांव में रहता था, 2 4 10 12 दोस्त होते थे। जी। अभी वो दिन भर तो इंटरनेट पे देख रहा है, तो उसकी नजरें खुल चुकी हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड तक आते जाते बच्चा डिसाइड कर लेता है कि क्या करना है। जी। जी सर, जब बात ये होती है कि डॉक्टरी की बात करी तो मुझे याद आया कि जो मेडिकल्स और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अब तो एंटी रैगिंग सेल्स बना दिया गवर्नमेंट और एनजीओ, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन अभी भी जो रैगिंग का जितना कुकृत्य है, जिसे कहेंगे दुष्प्रभाव है, वो भी एक कारण शायद आत्महत्या का है। तो उस विषय में अपने प्रकाश डालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप मुझे ये मौका दे रही हैं अच्छे प्रश्न पूछ के कि मैं वो बातें कह पा रहा हूँ जो मेरे जहन में है, आप निकाल पा रही हैं उनको। मैं जब भी रैगिंग के बारे में देखता था या पढ़ता था, मुझे लगता था कि बिफोर वी अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग रैग्ड, हमें उसकी साइक समझनी चाहिए जो रैगिंग कर रहा है। ठीक है, वो क्यों रैगिंग कर रहा है, उसके क्या फ्रस्ट्रेशन है। तो जड़ तो वहां पे है रैगिंग करने वाले, हम उस पर भी आएंगे कि इन बच्चों को क्या करना चाहिए। तो पहले तो हमें ये समझिए कि इसका क्या फ्रस्ट्रेशन है। अब इसका फ्रस्ट्रेशन ये है कि मेरी मंदिर में चप्पल चोरी हुई तो मैं दूसरे की पहन के जाऊंगा। हाँ। यानी उसके साथ वो गुजरा है, और जब वो गुजरा इस दौर से तो आपने उसको डिटॉक्स नहीं किया। आपने जो सास बहू की लड़ाई हुई थी क्यों हुई? एक्चुअली वही है। मेरी मम्मी ने, मेरी सास ने मेरे साथ किया तो मैं तुम्हारे साथ करूंगी, उनके साथ मैं नहीं ले पाई बदला, मैं तुमसे लूंगी बदला। हाँ, पर अब मुझे लगता है कुछ ऐसी बड़ी समझदार महिलाएं आ रही जो कह रही भाई जो मैंने झेला मैं अपनी अगली, उनकी काउंसलिंग हुई जी, उनको एनवायरनमेंट मिला, उन्होंने पढ़ लिख लिया, वो बाहर चली गई नौकरी करने, तो उनका माइंड क्लियर, उनका डिटॉक्स हो गया। यहाँ पे क्या है कि वो उस एनवायरनमेंट में उसकी 3 महीने रगड़ के रैगिंग होती है, तो कहता ठीक है बदला तो मैं लूंगा। तो बदला मैं किससे लूंगा? मैं अपने जूनियर से लूंगा। जी। तो अब जब उसने रैगिंग कर ली थी, जब उसकी रैगिंग हो गई थी, तब उस समय उसको क्यों नहीं कोई काउंसलर मिला या उसको प्रॉपर काउंसलिंग मिली कि वो आगे इस चीज को ना ले जाए। तो पहली चीज तो ये कि हमें इन पे ध्यान देना है जी, कि वो अगले साल इसको फॉरवर्ड ना करे। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि जब बच्चा किसी कॉलेज में जा रहा है, गवर्नमेंट को, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, रैगिंग का जो पर्पस था वो था आइस ब्रेकिंग। तो होती थी कि आपने थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर ली, आपने थोड़ी बहुत खिंचाई कर ली, या जो अपना कॉलेज है उसका एटमॉस्फेयर से वाकिफ, मतलब थोड़ा सा उसके परिचित कराना। और फिर वो फेयरवेल फ्रेशर्स पार्टी होती थी और सब लोग एंजॉय करते थे। अभी आपने उसके जहन पे ऐसा असर डालना शुरू कर दिया है कि वो सुसाइड की सोच लेता है। तो टू व्हाट एक्सटेंट यू आर गोइंग। ठीक है, अब क्या है, आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो सुसाइड करते हैं बच्चे, इनका बैकग्राउंड क्या है। दे आर नॉट अर्बन चिल्ड्रन, ये बड़े शहरों के बच्चे नहीं है, ये छोटे शहरों से आ रहे हैं जिन्होंने इस तरह का एक्सपोजर नहीं देखा है जी। तो इनको हमें थोड़ा सा तो ऑब्वियसली एक बिफोर दे गो टू द कॉलेज उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि इस तरह की चीजें यदि हो, जैसा मैंने कहा कॉलेज और गवर्नमेंट को तो इस पर रोक लगानी चाहिए और काफी हद तक लगा भी रहे जी। लेकिन उसके बाद भी जब आप बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तो उनको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करिए कि ये एक पार्ट है। और जिस तरह के अननेचुरल एक्ट्स कभी कभी कर देते हैं बच्चे जो स्वाभाविक नहीं है, स्ट्रिपिंग के लिए कह देते हैं या
वो चीजें जो बच्चे ने कभी नहीं की थी। तो सिमिलर प्रोसेस हैपेंस इन आर्मी ऑल्सो। ठीक है ना, जब मेडिकल होता है तो शर्माते हैं बच्चे, नहीं करना चाहते, लेकिन देन दे रियलाइज कि हम एक अच्छी जॉब में जा रहे हैं, तो ये हमारा पार्ट ऑफ जॉब है। भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हुई जिसमें उसको स्ट्रिप करना पड़ जाए डॉक्टर के सामने, तो करता ही है ना। तो वही चीज करने में यहाँ पे उसको शर्म आती है, क्योंकि उसको एक अपनी ईगो है कि हम 20 लड़कों के सामने, 25 लड़कों के सामने, लड़कियां भी कभी होती हैं, नहीं करना चाहते, और लोगों ने हंस दिया, लोग हंसते ही, मजाक उड़ाते ही जी। तो उस समय अगर आप उसको थोड़ा स्ट्रांगली ले लें और उसको उसी स्पिरिट में लें, आप विरोध करेंगे तो और होगा आपके साथ। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हथियार डाल दो, लेकिन उसको आप अपने विट से रिप्लाई करो, इंस्टेड ऑफ कि चलो कर लो जो करना है। विट से करो, आप अपने विट से तैयारी करो, आप अपना स्ट्रांग विट लेके जाओ, चलो सर आप ये कह रहे हो, आपको भी करना पड़ा होगा, चलो मैं कर लेता हूँ। इस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे तो थोड़ा बेहतर हो पाएगा। बट इसमें सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि मैं लाइट रैगिंग के फेवर में हूं कि टू द एक्सटेंट नॉट एग्जैक्टली रैगिंग, आइस ब्रेकिंग। यस, कि उसको बच्चे को थोड़ा खुल जाए, वो एटमॉस्फेयर में जी, मिक्सअप हो जाए। जी। जैसे एक मतलब अभी मैं तो अभी 10-15 साल पुरानी बात बता रही हूँ कि जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में थी, तो हमारे में ये करते थे कि लड़कों से कहते थे आप पूरे नेक तक के बटन आपने लगा लिए, है ना, आप नीचे देख के चल रहे हैं, सीनियर्स आ रहे हैं, आप दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, लड़कियों को चोटी और बालों में तेल लगा के, तो वो तक तो ठीक है, वहां तक ठीक है। फिजिकल जो जी, फिजिकल हो रहा है जी, जी। सर, पारिवारिक क्लेश या पारिवारिक जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, वो आत्महत्या के लिए कहाँ तक करती हैं, बाध्य करती हैं, क्योंकि एक समय के बाद जिस रिश्ते में आदमी ने बहुत इन्वेस्ट कर रखा होता है, वहां से जब रिटर्न आने बंद हो जाते हैं तो उसको लगता है कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूं। फिर मैं यही कहूंगा कि आपके पास ये काबिलियत है जी कि आप हर सिचुएशन का तोड़ निकाल सकते हैं। बिल्कुल। आप किसी भी रिश्ते में अगर आपको लग रहा है कि खटास आ रही है या रिश्ता जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार थोड़े तो आप स्वयं भी हैं। जी। तो पहले आप ये गणना करें, ये कैलकुलेशन करें कि मैं कहाँ गलत था, अपना पार्ट आप सही करिए। बिल्ड करने में समय लगता है, लेकिन बन जाती हैं चीजें। फिर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात कहता हूँ आपको जी। कि एक ये चाइनीज फेबल है, कहानी है, मतलब ये सच से इसका कोई वास्ता नहीं। लेकिन एक गांव में एक महिला थी, उसको अपने पति से ये शिकायत थी कि वो बहुत गुस्सैल है और जल्दी क्रोध आता है उसको, क्रोध में वो थोड़ा सा हिंसक हो जाता है, चीजों को फेंकता है। तो इधर उधर जाया करती थी, अपना रोना रोती थी। अब किसी डॉक्टर के पास तो इलाज होता नहीं है, तो किसी ने उसको बोल दिया कि पहाड़ी के ऊपर एक बाबा जी है, वहां चली जाओ। तो गई बाबा जी के पास, बाबा जी के पास बहुत लाइन लगती थी, उसका नंबर आया तो उन्होंने सुना, तो बोले हो जाएगा इसका इलाज, एक दवाई उसके लिए मैं बनाऊंगा। तो बाबा जी का सिस्टम ये था कि वो पैसे नहीं लेते थे, लेकिन दवाई वाई का जो सामान था वो उन्हीं लोगों से मंगाते थे। तो उन्होंने एक उसको लिस्ट लिख के दे दी, इसमें इतने इसकी पत्ती लगेगी, इसकी छाल लगेगी, ये वो। आखिरी चीज थी वो था कि इसमें शेर के नाखून चाहिए, जीवित शेर के नाखून। तो देख के चौंकी, बाबा जी ये कहते नहीं, जब दवाई में जो समय है, जो चीज लगनी वो लगनी। तो गांव आ गई, तो गांव ने कहा क्या हुआ, तो कहते हो नहीं पाएगा इलाज, ऐसी चीज मांग दी मैं कहाँ से लाऊंगी। तो लोगों ने उससे कहा कि देखो बाबा जी जो दवाई देते हैं वो एकदम अछूत होती है, तो अगर देख लो, अगर कहीं से संभव हो सके कुछ देखो। पता नहीं क्या सोच के वो अगले दिन जंगल चली गई और थोड़ा सा दूध ले गई हाथ में। उसको जहां पे पग मार्क्स दिखे उसने दूध रखा, छुप गई। शेर आया, उसने देखा कि हार्मलेस सी चीज है, सूंघा होगा, पी लिया। फिर हफ्ते 10 दिन तक वो रोज रखती रही। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई। समय बीता, वो शेर के सामने जाने लग गई, तो गुफा तक पहुंच गई। फिर दूध के साथ और चीजें लेने लगी, फिर कभी कभी सहलाने लगी, फिर उसको कंघा करने लगी। फिर दोनों आपस में एकदम मिलजुल गए। तब एक दिन उसने ऐसे ही हाथ करते करते बहुत प्रेम से उसके नाखून काट दिए। बाकी सामान तो था ही, लेके पहुंच गई। चेक करो क्या क्या है, ये है, ये है, ये है। तो शेर के नाखून लाई हूँ, हाँ लाई, दिखाओ। देखा, असली हैं बाबा जी, एकदम असली है, एकदम ताजा है, अभी के लाई। तो उन्होंने फेंक दी पहाड़ी से। तो चिल्लाने, ये क्या कर दिया आपने,
उसका क्रोध भी उतना ही हो गया जितना उसके पति का हुआ करता था। 6 महीने की मेहनत मेरी, 6 महीने की मेहनत आपने फेंक दी मेरी। तो बाबा जी ने कहा 6 महीने में एक शेर का दिल जीत चुकी हो। हाँ। और अपने पति का नहीं जीत पा रही हो। पति का नहीं दिल पर, सही बात है। तो हर रिश्ते में संभावनाएं हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी आपने कहानी के माध्यम से क्या संदेश दे दिया हमारी आज की पीढ़ी को। जी जी, कि हर रिश्ते में संभावनाएं हैं, हर समस्या में संभावनाएं हैं। आप संभावनाओं की तरफ फोकस करेंगे तो आपको कभी दिखाई कभी पड़ेगा। माता पिता के बीच की लड़ाइयां भी बच्चों के लिए मुझे करती लगता हैं, है। नुकसान जी करती हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अवॉइड करनी चाहिए, जी, वो नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल है। आप इतनी सारी बातें होने के बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि जरूर दर्शकों को बताएं कि कैसे माता पिता ये मतलब कुछ संकेत तो देते ही होंगे आत्महत्या करने से पहले बच्चे। देखिए मैंने बताया ना, जी एक तो अकेला रहने लगते हैं, अच्छा बातचीत कम कर देते हैं, जी एनी काइंड ऑफ चेंज इन बिहेवियर, कम खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, आप फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो चुपचाप उदास कहीं अलूफ बैठा हुआ कहीं है, बैठ जी तो ये सब सिग्नल्स हैं। ओके इसमें ये सिग्नल्स और चीजों को भी इंगित कर सकते हैं, नॉर्मल डिप्रेशन को भी इंगित कर सकते हैं। जी इसमें शायद लेस देन 1% सुसाइड में कन्वर्ट हो, जी बट सिग्नल तो है, जी जी सिम्टम है, तो आप वहां से नोटिस करना शुरू करिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी, या कभी डायरी वायरी लिखने लगते हैं बच्चे। डायरी लिखते हैं, हालांकि डायरी लिखना इसलिए अच्छा है कि एक आउटलेट मिल रहा है, आउटलेट मिल जाता कम है। से कम एक जी आउटलेट जी है ना। लेकिन एक्सट्रीम जब नेचर होने लगे, ज्यादा सो रहा है, ज्यादा खा रहा है या कम खा रहा है, तो ये सब चीजें गड़बड़ है। क्या सुसाइड नोट जो बच्चे लिखते हैं या कोई भी व्यक्ति लिखता है उसके माध्यम से भी कुछ संदेश देना चाहते हैं देखिए या कि सुसाइड नोट तो एक वेंजेंस है। जी जिस जिस मकसद से वो सुसाइड कर रहा है उसका मकसद ये है कि किसी को ब्लेम करे। और जब ये होता है कि वो कभी कभी सुसाइड नोट में ये लिख के जाते हैं कि बच्चे क्या बड़े भी, कि इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, और तो वो बेचारा इमोशनल होता है। वो किसी को चाहता नहीं कि मेरे बाद किसी पे कष्ट आए, लेकिन कष्ट तो आएगा, पुलिस पे नहीं जाएगा लेकिन उसकी सजा तो बहुत बड़ी है जी ये समझना चाहिए। और वो बच्चे जो जो 1% भी कभी जिन्होंने इस एक्सट्रीम स्टेप के बारे में सोचा, उनको मेरा संदेश ये है कि जिस दुख से तुम भाग रहे हो उस दुख को तुम उन लोग को देखने जा रहे हो जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। तो ये जीवन, तुम बहुत सेल्फिश हो, बहुत स्वार्थी हो जी बिल्कुल कि तुम अपने माँ बाप जिन्होंने जीवन में तुम्हारे लिए इतना किया, उनको तुम एक ऐसी सजा दे के जा रहे हो जो शायद वो जीवन भर जिससे उभर नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो जो जो ये प्लान्ड स्टेप्स होते हैं वहां पे तो ये बात कंट्रोल की जाती, कभी कभी उसके दिमाग में आ जाता है, वो रोक लेता है। लेकिन जो एक्सट्रीम स्टेप होते हैं, चला जा रहा है स्कूटर पे या साइकिल पे, नदी आई, गाड़ी खड़ी क्यों, कूद गया, इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है जी। अब ये है कि जब आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो लगता है कि कभी किसी से विवाद चल रहा था, कोई कुछ इशू था, वो कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें भी यह है कि आप बहुत केयरफुल रहें, बहुत ध्यान रखें अपने बच्चों का। हालांकि हमारी वर्तमान सरकार बहुत काम कर रही है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जाते हैं और नदी के जो पुल हैं उसके दोनों तरफ उन्होंने जाल और ये सारी चीजें लगा रखी हैं। मॉल्स में भी जो ऊंची बिल्डिंग है वहां जाल लगे हुए हैं। घटनाएं हुई तो उसके बाद से हाँ, और कोटा में भी सर पंखे के चारों ओर उन्होंने नेट लगा दिया है कि मतलब, लेकिन यही है लेकिन देखिए ये फिर ये प्रिकॉशन नहीं है। हाँ, ये क्योर कैसे, लेकिन प्रिकॉशन ये है कि हम बच्चे को स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, बिल्कुल, जहां पर उसको ये पता चले कि उसके जीवन में उसकी सकारात्मकता समाप्त नहीं होने वाली जी, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा वो लड़ जाएगा, इस स्टेप के बारे में नहीं सोचेगा। तो स्ट्रॉन्ग स्टेप देने के लिए अगर हम सम अप करें आज की बात को, आप अच्छे संस्कार दीजिए, बिल्कुल, आप उसको धर्म से जोड़िए, आप उसको धार्मिक ग्रंथों के जो अच्छी सकारात्मक कहानियां हैं वो सुनाएं, आप उसके साथ बात करें, आप उसके माइंड को पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगाएं, उसको जहां तक संभव हो मोबाइल से हटा तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए निकलवाने के लिए कहें, किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व कर लें। स्पोर्ट, एक स्पोर्ट्समैन सुसाइड नहीं करते जी, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कैरेक्टर बन जाता है, उन्होंने हार देखी होती है। बिल्कुल सही, मोबाइल गेम में हार थोड़ी होती है, नहीं,
तो हर हाल में जीतेगा, दोनों तरफ वही खेल रहा है। बिल्कुल। तो जीतना ही है, जी। लेवल चेंज कर देगा, गेम बंद कर देगा, छोड़ देगा। जब फुटबॉल फील्ड पे जाता है, क्रिकेट पे जाता है, तो हारता है। अच्छा, एक परिवार की जब बात आती है तो एक बहुत आवश्यक सवाल मेरे जी। ज़हन में आता है जी। कि लोग, जैसा कि शुरुआत भी हमने करी थी कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं, एकाकी होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सर मैं देखती हूँ कि जिनका एक बच्चा है, बहुत कम केसेज़ ऐसे आए हैं कि वो सुसाइड करते हों। कि क्या बचपन से नहीं, ही? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो मैंने आपको केस बताया बैंक ऑफिसर का, जी, जी। उसमें एक ही बच्चा एक था। ही बच्चा था। तो क्या ये अकेला होना भी बच्चे को? देखिए, ये तो अकेला होना है दिक्कत, हुँ। अकेला होना है दिक्कत। फोकस उसका ये होता है कि आप बहुत ओवर पैम्परिंग करते हैं, कहीं ज़रा-सी कमी रह गई, तो उसको बुरा लग जाता पर है। अकेले बच्चे कभी-कभी अच्छा भी कर ले जाते हैं। नहीं, देखिए, दोनों चांसेस हैं। दोनों चांसेस, हाँ, हाँ। डॉक्टर साहब, आप हमारे हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आए और खुद खुशी नहीं बल्कि खुद की खुशी पर इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा की। चलते-चलते हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। जी। और जैसे यही विषय था, इस विषय पर ये शो करके आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। लाखों बच्चों तक ये अगर बात पहुँचेगी और मेरी बात वो सुनेंगे और समझेंगे, वो इस चीज़ को देखेंगे कि उनके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। बड़ी अच्छी-अच्छी आजकल पिक्चर्स आ रही हैं, जिसमें आप अभी एक मैंने पिक्चर देखी, वो चंदू चैंपियन करके, जो एक मुरली साहब थे, जो एथलीट थे और बाद में उन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता। हर चीज़ उसके दोनों पैरों पे गोली लगी, उसके बाद उसने स्विमिंग की और उसमें मेडल जीता, इंडिया के लिए गोल्ड। तो जब वो इतनी तकलीफों से गुजर कर विजय हासिल कर सकते हैं, तो आप क्या ज़रा सा एक एग्जाम में नहीं निकल पाए, किसी ने डांट दिया, किसी ने मोबाइल छीन लिया, आप इतनी सी बात पर आप इतना एक्सट्रीम स्टेप 12th फेल भी इस तरह की मूवी, बहुत वो बड़ी भी अच्छी मूवी। जी। बहुत सारी इस तरह की आई हैं, जिनको पेरेंट्स को चाहिए कि इन मूवीज को दिखाएं। ये जो ओटीटी पे कूड़ा देख रहे हैं, जी। उससे थोड़ा सा बचत होगी हाँ, जी, और आगे बिल्कुल। देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में, कभी ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं, कभी फ्री चेकअप कैंप हो रहे हैं, और सामाजिक संदेश, कल्चरल फील्ड में, लिटरेरी फील्ड में बहुत काम कर रहे बहुत हैं। काम है और संवाद के माध्यम से आज जी, जिस तरह का हम बिल्कुल। संवाद हमारे और डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा के बीच में हुआ, मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल है ये, सब पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आत्महत्या के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों और परिजनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे व्यक्तियों और युवाओं को भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक जैसी भी जरूरत हो उसको सहयोग करने की उसकी कोशिश करें, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें ताकि वो खुद को कभी अकेला ना महसूस करें। उन्हें समझाएं कि असफलता उनके जीवन का निर्धारण नहीं होती, असफलता भी जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। और जब तक असफलता नहीं होती, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे ऐसे किस्से बताए कि जहाँ असफलता ने ही एक नया मार्ग खोल दिया और बच्चा बहुत आगे से आगे बढ़ के उसने एक्सेल किया अपने फील्ड में। और कभी भी मेरे ख्याल से जितनी भी बात हुई है उसका एक यही एक सार निकलता है कि अपने बच्चों पर कभी भी उसको ओवर प्रेशर ना करें, अतिरिक्त दबाव ना डालें, उसकी मानसिकता को समझें कि वो क्या करना चाहता है। और एक कवि की जो चंद लाइनें हैं वो जरूर मैं हर पेरेंट्स को बताऊंगी कि वो अपने बच्चे को उसको सिखाएं और उसको बचपन से ये लाइन बताएं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो प्रतिकूल धाराओं का हमें स्वागत करना है, तभी तो हमारी जो हम करना चाहते हैं वो पता चलेगा कि हमारी एक्सपर्टीज किसमें है। डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बहुत बहुत दर्शकों आभार। से मेरा साझा की। सौभाग्य कि मुझे आज आपके साथ बात करने का मौका मिला। थैंक यू सर। और हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मंच से संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत हम फिर किसी व्यक्ति विशेष से करेंगे खास बातचीत। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।